फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? बेसिकली इंटेंसिटी मतलब शिद्दत। आप थोड़ा बहुत लाइट इंटेंसिटी में पढ़ के आए हैं कि उस फील्ड की जो किसी चार्ज के गिर्द होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो कितनी दूर तक जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अ रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होती है a region around the charged particles or object within which a force would exert on each other charge। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो फील्ड जहां तक उसका चार्ज, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसकी फील्ड यहां तक एक्ट कर रही है तो इसके बाहर अगर कोई चार्ज मौजूद होगा तो उसके ऊपर वो एक्ट नहीं करेगी। मतलब जो उसकी रेंज है, उस फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेंज है, उस रेंज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस रेंज की जो इंटेंसिटी होती है इज ऑफन रेफर्ड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिस रीजन के अंदर वो एक्ट कर रही है उस पूरे एरिया को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। प्लस में उस फील्ड के अंदर कितनी इंटेंसिटी है वो मालूम करने के लिए हम देखेंगे उधर फोर्स कितनी है और चार्ज कितना है, उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिंपल डेफिनेशन, कोई किताबी कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स per unit charge is called electric field intensity। द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हम इस तरीके से दे देंगे। इसके अंदर ये फोर्स क्या है? F इज E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इज इक्वल्स टू द फोर्स और Q इज इक्वल्स टू द चार्ज। अब इसका अगर ऐसा यूनिट निकालना हो, जल्दी से ऐसा यूनिट निकाल के दिखाएं मुझे। इक्वेशन आपको मिल गई है, फार्मूला आपको मिल गया, ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। एग्जैक्टली इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। अब इधर एक और पॉइंट जहन में रख लें जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन से डिनोट करते हैं। याद है हमने कल पढ़ा था कि लाइट रे को हम लाइन से, एरो से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट जो करते हैं वो एरो से करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज कहीं स्पेस में पड़ा है तो उसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही होगी, चार्ज से बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, ये एक हमारे पास अजम्पशन है, ऐसे समझ लें। ठीक, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, जो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो टूवर्ड्स द चार्ज मूव करती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक एनालॉजी जहन में रखिएगा, एक कंसेप्ट ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज मूव अवे फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज, पैरेलल टू द चार्ज या परपेंडिकुलर टू द चार्ज, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है, और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ आ रही होती है। ठीक है जी सर। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट जाता है उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जितना वो जमीन के सरफेस के करीब होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको जहन में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? अब हम इधर बात कर रहे हैं ना, तो हम इधर दो पॉइंट चार्जेस की या दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों चार्जेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। आपको सिंपल मैं एग्जांपल बता दूं कि आपके घर में ओवरहेड टैंक होता है। ठीक है, घर में ऊपर एक टैंकी होती है पानी की और नीचे टूटी में पानी आ रहा होता है। हम टूटी और टैंकी दोनों के दरमियान देखें तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान। एक हायर पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, एक लोअर पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल कम होगी, ऐसे ही है। ठीक है,
अब इन दोनों को मैं अगर जो नीचे टूटी है इसको मैं कह दूं ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं नेगेटिव की सैंपल से डिनोट कर दूं, और जो ऊपर टैंकी है उसको पॉजिटिव की सैंपल से डिनोट कर दूं, आपको कहूं कि एज्यूम करें ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है? जी, नेगेटिव के पास कम पोटेंशियल है, पॉजिटिव जी के सर। पास ज्यादा पोटेंशियल है। बस यही कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस की। नाम से पता समझ में आ गई आपको, वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, जो उनके दरमियान एनर्जी कंजर्व का, एनर्जी स्टोर्ड का डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि टूटी से पानी टैंकी में डाल के दिखाएं, या चलें पहले आपको मैं कहूँ भाई टैंकी का पानी टूटी से निकाल के दिखाएं, आप टूटी खोलेंगे बोलेंगे सर निकल गया। मैं कहूंगा क्यों निकला है भाई ये? आप कहेंगे क्योंकि टैंकी ऊपर है, पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी ने मूव किया और इजीली निकल गया। अगर मैं इसी तरीके से आपको मैं कहूँ कि भाई अब मुझे टैंकी टूटी से पानी टैंकी में डाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? सर होगा ही नहीं। होगा क्यों नहीं होगा? आपके घर में पानी आता है वाटर सप्लाई का, तो आप कैसे टैंकी पाइप भरते का हैं? यूज। पाइप तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, आप कैसे, आप आपके घर में वाटर सप्लाई का पानी आता है, आप टैंकी कैसे भरते हैं ऊपर वाली? मोटर चला तो के? हम लोग तो सर मोटर चलाते मोटर चला के हैं। भरते हैं, जी इसमें सर। इसका मतलब है आपने कुछ वर्क डन किया है उस नीचे चार्ज से ऊपर चार्ज तक ले जाने के लिए, ऊपर पानी ले जाने के लिए। जी उस सर। डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए आपने बेसिकली क्या किया कि नीचे से नेगेटिव चार्ज को मोटर के थ्रू धक्का दिया, तो वो ऊपर हाई पोटेंशियल की तरफ गया। आई बात समझ में? अब ये आइडिया जरा जहन में सही है। रखिएगा, हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। Potential difference, the amount of work that is done in order to transport a unit charge from a reference point to a given location within the field without causing an acceleration. मैं आम जबान में अगर आपको कहूं, it is the work done to bring a negatively charge to the higher potential, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास वोल्ट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा इतने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट का बल्ब है, इतने वोल्ट का क्या है, ये सारा जी मैकेनिज्म सर। क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसकी एक एग्जांपल जनरल से ले लें, आपने सेल देखा होगा या बैटरी देखी होगी, सेल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब सेल में क्या मैकेनिज्म होता है, इस साइड के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इधर जो चार्जेस मौजूद होते हैं, या इस जो कंडक्टर है, ये तार है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मटेरियल की तार होती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी काम करती है मोटर का। किसका काम करती है? मोटर का। वो क्या कर रही होती है? नेगेटिव की तरफ से लो पोटेंशियल, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में यूपीएस की इलेक्ट्रो बैटरी सर जैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर हमारे पास दो जो चार्जेस हैं, इसके अंदर हम एक कन्वेंशन कंसीडर की जाती है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल वाला होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल वाला होता है। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीजें मूव करती हैं हमेशा, ये हमने टैंकी वाली एग्जांपल में देखा कि हाई से लो की तरफ इजीली मूव कर लेंगी, और लो से हाई की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, इनको कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बैटरी क्या काम कर रही होती है बेसिकली? बैटरी ये नेगेटिव चार्ज जो लो पोटेंशियल के ऊपर होता है वो उसको पुश कर रही होती है हाई पोटेंशियल की तरफ, और इधर से फिर चार्ज मूव करना शुरू करता है इस कंडक्टर में। और जब ये अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट होता है तो अप्लायंसेस से हम जो हमने काम लेना होता है वो काम लेते हैं, उसके बाद ये चार्ज दोबारा जाता है इस बैटरी में नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। बैटरी एज अ मोटर काम कर रही है, ये इसको धक्का देती है हाई पोटेंशियल की तरफ, फिर ये इधर से मूव करके ये साइकिल चलता रहता है, इस तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा मूव करता है। तो वो बैटरी कितने वोल्ट का झटका देगी बेसिकली, कितने वोल्ट की, कितने हॉर्स पावर की मोटर होती है ना, छोटी मोटर बड़ी मोटर, उससे बड़ी मोटर, जितनी ज्यादा बड़ी मोटर उतनी ज्यादा तेजी से पानी फेंकती है। इसी तरीके से बैटरी के जो जी सर। वोल्ट होते हैं वो जितने कम वोल्ट होंगे उतना स्लो करंट होगा, जितने ज्यादा वोल्ट उतनी ज्यादा करंट होंगे।
ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया है उसको हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जितना देखें आपने नीचे वाली टैंकी से ऊपर तक ले जाने के लिए जितना आपने वर्क डन किया होगा, इट मींस उतना पोटेंशियल डिफरेंस था जिसको आपने ओवरकम किया, जिसको आपने अबूर किया, जिसको आपने क्रॉस किया। ठीक है, नीचे से पानी ऊपर तक लेके गए, इट मींस आपने वो पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया। तो बेसिकली आपने वर्क डन किया। वर्क डन की डेफिनेशन आपको याद होगी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी चीज के ऊपर फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, हम वर्क डन कहते हैं। तो इधर चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है और चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो वोल्ट क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्ट का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस को V से जाहिर किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अगर अब आपसे सवाल किया जाए कि 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो आप क्या बताएंगे? 1 वोल्ट बराबर होगा किसके? इस इक्वेशन से आप फिर ऐसा यूनिट एक निकालेंगे। वो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो 1 वोल्ट या सिंपली वोल्ट बराबर किसके हो गया? जूल पर कूलम्ब के। क्लियर हुई बात? अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन जिनके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। फोटोकॉपियर के अंदर यूज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक charges at rest. Use electrostatic charge to attract toner particles onto specific area of paper to form an image. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को की मदद से प्रिंटिंग का काम करता है फोटोकॉपियर। इसके बाद हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है पेंट स्प्रेयर। पेंट स्प्रेयर जो होता है, स्प्रे जो होता है पेंट वाला, वो स्प्रे बेसिकली कैसे काम करता है? ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके अंदर वो चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बाहर किसी सरफेस के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो वो जैसे मैग्नेट की तरह चिपकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इसी तरीके से चिपकेंगे। तो वो जो स्प्रे से ड्रॉपलेट चार्ज बाहर निकलते हैं वो सरफेस के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और मिनिमल वेस्ट की वजह से, मिनिमल वेस्ट होता है और प्रॉपर कोटिंग हो जाती है, इवन बराबर सी कोटिंग हो जाती है पेंट स्प्रे से। उसके बाद एयर प्योरीफायर्स होते हैं हमारे पास जो हम आम स्प्रे करते हैं घर रूम के अंदर के एयर थोड़ी सी प्योरीफाई हो जाती है। रूम स्प्रे नहीं, एयर प्योरीफायर। उसके लिए वो क्या होता है? एयर प्योरीफायर होते हैं बेसिकली डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स आर गिवन अ चार्ज एंड देन attracted to oppositely charged plates removing them from the air। तो बेसिकली उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी चार्ज होते हैं, उनको एक चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। वो फिर क्या करते हैं? उस चार्ज की मदद से जो वो होती है चार्ज प्लेट्स होते हैं उसकी तरफ वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और वो एयर से रिमूव हो जाते हैं। फिर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड अगर आपने देखी हो तो बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक सरिया सा एक रॉड सी लगाई गई होती है, सिंपल सी वो रॉड एंटीने की तरह खड़ी होती है। ये वो जो रॉड होती है वो हम आजकल डोमेस्टिक यूज में नहीं ला रहे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो प्रॉपर यूज की जाती है जहाँ पे लाइटनिंग ज्यादा गिरती है, मतलब जो बिजली चमकती है। अब बेसिकली क्या करती है? बिजली भी स्टेटो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। चार्ज देखें, चार्ज रेस्ट में है। जब भी पोटेंशियल में फर्क आया तो चार्ज एकदम मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो हमारे पास स्पार्क हमें नजर आता है, आसमान से बिजली चमकती हुई नजर आती है। तो वो बेसिकली क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट थे, उनकी पोटेंशियल को रिड्यूस किया, जैसे रिड्यूस किया वो मूव हुए और एक लाइट क्रिएट हुई, एक स्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुई। अब वो जो वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जमीन की तरफ आती है, वो बिजली जो गिरती है, हम कहते हैं बिजली गिरी है, वो जमीन की तरफ आती है तो घर की बिल्डिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रो लाइटनिंग रॉड लगा जाती है, मेटल की रॉड लगाई जाती है, ताकि अगर बिजली इसकी तरफ आए तो क्योंकि ये रॉड भी पार्टिकल चार्ज है तो उस लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, न कि वो बिल्डिंग के ऊपर पड़ने दे। ठीक है, तो लाइटनिंग रॉड्स जो हैं बेसिकली वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के उसके ऊपर काम करती हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं अगर इनसे एमसीक्यूज आ जाए तो। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? फोटोकॉपियर, इंजेक्ट प्रिंटर, लाइटनिंग रॉड या इलेक्ट्रिक फैन? जी, बी। फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर तो करता है ना, अभी हम एप्लीकेशन में पढ़ के आए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। जी, इरफाना, सर इरफाना डी कहती है होगा। डी। इंजेक्ट। इंजेक्ट प्रिंटर, प्रिंटर मतलब इंजेक्ट प्रिंटिंग का प्रिंटर। काम नहीं, नहीं 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 नहीं, प्रिंटिंग का काम जहां पे भी आ गया ना, फोटोकॉपियर भी तो प्रिंटिंग ही कर रहा है एक किस्म की। तो ये दोनों तो एक जैसी एप्लीकेशन है ना।
ये दोनों तो एक जैसी डिवाइसेस है ऑलमोस्ट। लाइटनिंग रॉड भाई इलेक्ट्रिक फैन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम नहीं कर रहा, वो जब चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो चार्ज मूव करेगा तो पंखा चलेगा, चार्ज रुका रहेगा तो पंखा बंद रहेगा। तो इट मीन्स वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखें सेकंड एमसीक्यू देखें। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज। बताएं, एक चार्ज है जो 3 कूलम का है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर रहा है वो 12 वोल्ट का कर रहा है, तो बताएं कितना वर्क डन करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आता है इधर, W इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज हमारे पास गिवन है 3 का, तो इट इज इक्वल्स टू हम, और वोल्टेज कितने 12 के, तो वोल्टेज 12 इज इक्वल्स टू वर्क डन हमें मालूम करना है डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना है हमारे पास 3 कूलम्स का है। अब बताएं वर्क डन कितने जूल का होगा। 36 का होगा, एग्जैक्टली 36 जूल का होगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू देखें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज इन अ सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो किस तरफ मूव करती हैं, चार्ज की तरफ, चार्ज से दूर, या सर्कुलर लूप में, या फिर परपेंडिकुलर टू द चार्ज। अभी अभी बताया आपको, टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये होगा टुवर्ड्स द चार्ज। फिर आ जाते हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन हमारे पास कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर आपने कभी सुना है, लफ्ज सुना है कैपेसिटर? जी सर। जी, कैपेसिटर्स ये होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं हम उसको देख लेते हैं। इस तरह की अगर आपने डिवाइसेस कुछ देखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे या अपनी किसी इलेक्ट्रिक सही है, अप्लायंसेस फैन के में, अंदर, छत वाले पंखे में होती छत है। वाले चार्जर्स में पंखे, मौजूद होती है। चार्जर्स में मौजूद होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की हर डिवाइस के अंदर ये कैपेसिटर यूज हुए होते हैं। अब कैपेसिटर सही। करता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। अ कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिलीज द चार्ज। हम इसको सिंपल जबान में कहेंगे अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। इट इज लाइक अ टेम्परेरी बैटरी। ये बेसिकली जैसे टेम्परेरी बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है, तो इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं। अब स्ट्रक्चर इस कैपेसिटर का क्या होता है, बाहर से स्ट्रक्चर कुछ भी हो, वो जैसी ये शेप है इस शेप का भी हो सकता है, जैसा हमारे पंखे के अंदर कैपेसिटर लगता है, पंखे के अंदर कुछ इस शेप का कैपेसिटर लगता है ना, बॉक्स सा होता है उसके ऊपर 2 टर्मिनल लगे होते हैं। ठीक, तो ये किसी भी शेप में आपको मिल जाते हैं। हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर 2 पैरेलल प्लेट मेटल की लगी होती हैं, जैसे ये 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। इन प्लेट्स के दरमियान में एक मीडियम होता है, जो मीडियम चार्ज को इधर से उधर मूव करने से रोकता है। ठीक है, अब जैसे ही इस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक बैटरी या हम कोई सिस्टम कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्ज इधर से मूव करना शुरू होते हैं और इधर आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जब इधर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव चार्ज इधर स्टोर होना शुरू हो गए, तो इस साइड आएंगे तो नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये चार्जेस जो हैं वो हम बैटरी हटा दें, अगर फिर बैटरी ये रिमूव कर दें हम, तो चार्जेस इसके अंदर स्टोर रहेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हम कोई मेटल की चीज या कोई ऐसी जो कंडक्ट करती हो इलेक्ट्रिसिटी वो कनेक्ट करेंगे जैसे ही, तो वो चार्जेस अगेन मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं यूजुअली मेटल की, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिससे बिजली क्रॉस ना होती हो, ऐसा मटेरियल दोनों के बीच में सैंडविच होता है, कॉल्ड, उस मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, अब वर्किंग कैसे होती है, व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेट ऑन वन प्लेट एंड लीव द अदर। अब वो आपको याद है, मैंने आपको शुरू में अभी बताया कि भाई एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ठीक है, होल होल क्रिएट कर देगा, वो होल खाली वैकेंसी जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। इधर हम उसको कंसीडर ही पॉजिटिव चार्ज कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज हैं, तब इसलिए मैं अगेन अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर क्या होगा, जैसी जैसी बैटरी कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे थे तो वो इधर से, अगर बैटरी हाई पावर की आपने कनेक्ट कर दी है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस जगह से इस जगह के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब मूव करना शुरू करेंगे इधर से इधर तो पीछे वो अपने होल क्रिएट करते जाएंगे। होल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस साइड के ऊपर सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। जैसे ही हमने बैटरी हटा दी तो ये इधर के इधर स्टोर हो गए। अगर बैटरी नहीं हटाएंगे तो ये मैकेनिज्म चलता रहेगा, इधर से नेगेटिव चार्ज लेता रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएंगे, फिर दूसरे नेगेटिव चार्ज पीछे से आ रहेंगे, वो इनको धक्का देंगे, ये आगे जाएंगे, पीछे जगह जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी क्रिएट करेंगे, फिर नीचे पीछे से आने वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ये वैकेंसी लेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो जो चार्ज जहां पे होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, तो हमारी ये प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब जो इसके अंदर स्टोर चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मैंने कहा ना बड़ी बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा चार्ज होगा, छोटी बैटरी लगाएंगे तो कम चार्ज होगा, स्टोर करेगा। तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है उसके चार्ज स्टोर, जो कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज स्टोर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं कैपेसिटर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। कैपेसिटर के बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो बेसिकली वोल्टेज किस हिसाब से वो सॉरी चार्ज स्टोर कर रहा है उसे हम उसका कैपेसिटेंस कहेंगे। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, अगर एक कैपेसिटर 2 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है तो हम कहेंगे अगर इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 है, तो एक दूसरा कैपेसिटर जो 4 कूलम्स का चार्ज स्टोर कर रहा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। बेसिकली चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम वही पीछे जो इक्वेशन देख के आए, हमने क्या इक्वेशन पीछे देखी थी, रिलेशनशिप देखा था वोल्टेज और उसके अंदर चार्ज के अंदर, कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। स्टोर्ड चार्ज, ये वो चार्ज है जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है। तो अगेन हम इसको इधर मैं लिख लेता हूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल की सिंबल आएगी, एक कांस्टेंट, इधर जो कांस्टेंट आएगा वो सी आएगा। सी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस, या उस कैपेसिटर की स्टोर चार्ज करने की कैपेसिटी कितनी है। ये उसी तरीके से जब टैंकी के अंदर मिसाल के तौर पर 100 लीटर पानी आता है तो आप 120 लीटर उसमें नहीं भर सकते, तो उसकी कैपेसिटी 100 लीटर है। इसी तरीके से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ साइज में आते हैं, उनकी स्टोर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी मुख्तलिफ होती है। तो वो कैपेसिटी जो होती है वो बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ये वोल्ट इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएगा तो चार्ज से डिवाइड में हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास बन जाता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसी फार्मूले के अंदर सी कैपेसिटेंस है जिसका ऐसा यूनिट फेरेड है। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं ऐसे यूनिट के ऊपर। चार्ज कूलम, क्यू से कूलम चार्ज है जो जिसका ऐसा यूनिट कूलम है, वी से वोल्टेज है जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट्स है। अब ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट इसका है फेरेड। ये माइकल फेरेड ने ये कंसेप्ट बताया था। तो फ्राइडेज लॉ भी होता है जो शायद आपने सुना हो, वो मैंने स्किप किया, वो इतना ज्यादा नहीं है खास। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फेरेड। अब अगर आपको मैं कहूँ, आपने कहीं कैपेसिटर के ऊपर ये वाली सिंबल देखी है, कैपेसिटर आप लेने जाते हैं पंखे का लाल रंग का जो होता है, जी सर देखिए। उसके ऊपर ये फेरेड लिखा होता है। यूजुअली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो माइक्रो फेरेड, ये माइक्रो की सिंबल है, एफ से फेरेड होता है। तो ये यूएफ की तरह से होता है, इतने यूएफ का कैपेसिटर, इतने यूएफ का कैपेसिटर आम जबान में बोला जाता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, ये पहले पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है कैपेसिटेंस का वो माइक्रो फेरेड है, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या है, वो फेरेड है। ये उसी तरीके से जब हम पावर की बात कर रहे थे हमने बोला पावर का जो डोमेस्टिक यूनिट है किलोवाट आवर था, वैसे पावर का यूनिट क्या था, वाट था।
लेकिन हम डोमेस्टिकली एक यूनिट यूज कर रहे थे, आम उसमें वो किलोवाट आवर यूज कर रहे थे। इसी तरीके से कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैरेड है, लेकिन हम आम जो कैपेसिटर्स लेने जाते हैं, जो हम यूजुअली प्रैक्टिकली यूनिट यूज कर रहे होते हैं, वो माइक्रोफैरेड का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। अब कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का किन किन चीजों पे इफेक्ट करता है, किन क्या क्या चीजें, किस किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर। लार्ज एरिया मींस मोर चार्ज स्टोर होगा, कॉमन सी बात है। जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी। अगर दो पैरेलल प्लेट हैं, जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी। मतलब प्लेट का जो एरिया है, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जितना ये करीब होंगी उतना ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगी, जितना दूर होंगी उतना चार्ज कम स्टोर करेंगी। क्योंकि स्टोर चार्ज तभी होगा जब एक चार्ज इधर से जंप करके इधर आएगा, तभी इधर एक होल क्रिएट होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकेगा जो हम चाह रहे हैं। फिर तीसरा डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर हमने ऐसा डाइलेक्ट्रिक बीच में यूज किया हो जो करंट पास कर लेता हो या वीक हो करंट पास करने में, तो उसमें चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, चार्ज फ्लो कर जाएगा इधर से इधर जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। डाइलेक्ट्रिक कब काम करेगा? बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब पानी इधर से उधर नहीं जाएगा। ये उसी तरीके से कि अगर वाटर टैंक के अंदर आप बीच में एक पार्टीशन बना दें, ठीक, और पार्टीशन पीछे से पानी का फ्लो आता रहे, तो पार्टीशन के ऊपर तक पानी का फ्लो आ जाएगा, तो दोनों चीजें आपस में मिल जाए, दोनों पार्ट्स जो होंगे वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, पानी फ्लो कर जाएगा उसके ऊपर से। लेकिन जब हम पीछे से पानी बंद करेंगे तो ही हमें पता चल सकेगा कि भाई हाँ, अब ये इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये वाला है। इसी तरीके से जो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक है, वो उस वक्त काम में आता है जब आप चार्ज जो कनेक्टेड होता है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब जो चार्ज इसके अंदर मौजूद था वो इसके अंदर रहेगा, जो इस प्लेट में था वो इस प्लेट में रहेगा, जो इस प्लेट में था वो इस प्लेट में रहेगा। अगर आपने बीच में सही डाइलेक्ट्रिक यूज किया होगा, अगर गलत डाइलेक्ट्रिक यूज किया होगा या वीक डाइलेक्ट्रिक यूज किया होगा, तो हो सकता है चार्ज के प्रेशर को वो बर्दाश्त ही ना कर सके और पानी वो चार्ज इधर से इधर मूव कर दें। ये उसी तरीके से कि अगर मैं कहूँ आप शॉपर से सेपरेट कर दें बीच में एक प्लास्टिक का शॉपर लगा के, तो हो सकता है वो शॉपर फट जाए। लेकिन अगर आप कहूँ मैं सीमेंट की दीवार लगा दें, तो आप बोलेंगे अब पार्टीशन दोनों टैंकी के पानी के पार्टीशन दोनों अलग अलग रहेंगे। इम्प्रूव कैपेसिटेंस, तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना कैपेसिटेंस इम्प्रूव्ड होगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर एबिलिटी होगी उस चार्ज को स्टोर रखने की। ऐसा यूनिट क्या है? फैरेड है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर एक डिवाइस है, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि एक डिवाइस है। लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम मैयर कर सकते हैं, वो मैयर हम फैरेड में करते हैं और प्रैक्टिकली वो यूनिट होता है माइक्रो फैरेड का। ठीक, अब आ जाए उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है वो हमारे पास, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज इट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एबिलिटी टू डू वर्क हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन हुआ है। देखिए चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ पे आया है, उसके अगेंस्ट एक वर्क डन हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। वर्क डन जब भी क्रिएट होता है तो एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई होगी, उसको मालूम करने का फार्मूला आपके पास है, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये जीएसटी लेवल के ऊपर नहीं पूछने वाले, लेकिन फिर भी अब ये इस फार्मूले को देख के आपको कोई और दूसरा फार्मूला जहन में आता है? जी, कोई फार्मूला आप पढ़ के आए हो? हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी, एनर्जी में ही पढ़ के आए हैं आप? रिस्पॉन्ड करें ना, नहीं आ रहा याद? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। याद है? जी, जवाब तो दें भाई, याद आया? हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला उससे ही रिजेंबल करता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर E एनर्जी है जो कि इन जूल्स होगी, कैपेसिटेंस C कैपेसिटेंस है, और
v जो है वो वोल्टेज है, इधर v वेलोसिटी नहीं है, ये ध्यान में रखना। इधर v वेलोसिटी थी काइनेटिक एनर्जी में, इधर ये v वोल्टेज का, वोल्ट्स का स्क्वायर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है। A charge capacitor in a camera stores energy and releases it in a flash. अब जो कैमरे का फ्लैश होता है बेसिकली वो भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम कर रहा होता है। लाइटनिंग जो भी होगी, किसी भी किस्म की होगी, फ्लैश किसी भी किस्म का होगा, वो स्टोर चार्ज जैसे ही वो एनर्जी से रिलीज होगा, वो एनर्जी आपको मैनिफेस्ट होती नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो फ्लैश ऑफ कैमरा होता है, ये दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज डबल, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स, फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं आपके पास दोबारा याद के लिए, हाफ सी वी स्क्वायर। इस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर E is equals to हाफ सी वी स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि अगर वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर को डबल कर दिया जाए तो एनर्जी क्या होगी? जी, डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ एनर्जी का इधर रिलेशनशिप निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। अब बताएं, इरफाना ने सही बताया होगा। हाँ, 4 टाइम्स स्क्वायर है ना, अगर डबल कर दें तो इधर 4 हो जाएगा ना। 4 तो इट मीन्स के ये एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं आपको इधर ही सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैं कहूं मैं वोल्टेज डबल कर रहा हूं और कैपेसिटेंस हाफ कर देता हूं, तो मुझे बताएं कि स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? ऐसे एमसीक्यूज आप करके आए हैं, ये सारे एमसीक्यूज आप पहले इधर ही मैंने क्लास में भी करवाए हैं, और उसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट्स में भी दिए हैं रिलेशनशिप के। अब मैं कंडीशन चेंज कर दी है, मैंने क्या कहा है कि मैं वोल्टेज डबल कर रहा हूँ और कैपेसिटेंस हाफ कर देता हूँ, तो बताएं एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? खामोशी हो गई बिल्कुल। अभी बड़े टॉपिक्स रहते हैं, थोड़ा सा जल्दी बताएं। सेम रहेगी ना, बिल्कुल सेम रहेगी। तो एनर्जी उसके अंदर सेम रहेगी। हमने वोल्टेज डबल कर दी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कैपेसिटेंस भी तो हाफ कर दिया, तो एनर्जी वह जहां थी वहीं की वहीं रहेगी, तो एनर्जी आपकी सेम रहेगी। सेकंड एमसीक्यूज देख लें। द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट इन द वायर, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, or या डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस, exactly, C, voltage applied across the plates. Next MCQs, capacitance of a parallel plate capacitor increases when distance is increased, plate area is reduced, dielectric is inserted, या voltage is increased। जी, कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर की होगी स्टोर चार्ज करने की, वो इंक्रीज कब होगी? जब उसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, या प्लेट का एरिया कम कर देंगे, या डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बीच में, या वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे। डी, वोल्टेज इंक्रीज। वोल्टेज से कोई वास्ता ही नहीं है। सर प्लेट एरिया रिड्यूस करेंगे जब। मैंने आप प्लेट एरिया रिड्यूस कर दिया तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। मैंने कहा, क्या कहा था? जितनी बड़ी प्लेट उतना ज्यादा स्टोर चार्ज होगा। इट मीन्स अगर एरिया ही रिड्यूस कर दिया तो इधर कम होगी। मैंने आपको ये कहा था कि डाइलेक्ट्रिक जब यूज होगा, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक सी होगा, सर्किट। डाइलेक्ट्रिक यूज होगा तो उसकी कैपेसिटी स्टोर रखने की बढ़ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर देंगे हम उसके अंदर तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी।